हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 के बारे में, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का अर्थ होता है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। हम वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे और उसका जो है क्या इफेक्ट पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में। आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीका जिससे जो है तेजी से इंटीग्रेशन का कार्य हो। इंटीग्रेशन यानी क्या? एकीकरण। एकीकरण का कार्य हो। एकीकरण मतलब क्या होता है? एक साथ जुड़ने का कार्य हो। तेजी से जो है ना एक देश दूसरे देश से जुड़ने का कार्य करे। बिटवीन कंट्रीज यानी जब कई सारे देशों में तेजी से आपस में जुड़ाव होता है, आपस में एक साथ जुड़ने का कार्य होता है, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एकीकरण जब एक देश दूसरे देश से जो है कई सारे देशों के साथ अपना व्यावसायिक संबंध स्थापित करता है और आपस की व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का कार्य करता है, उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है या वैश्वीकरण कहा जाता है। अब देखिए नोट में, MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के कार्य में जो है ना सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है MNCs। MNCs यानी होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वैश्वीकरण को आगे प्रमोट करने में कार्य करते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक है आपका प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, यानी उत्पादन की हुई वस्तुओं को किस तरीके से दुनिया के तमाम देशों में पहुंचाया जा रहा है, या कैसे कैसे जो है एक देश की वस्तु जो है दूसरे देश में पहुंचती है और वहाँ किस तरीके के लोगों की लिवलीहुड को मेंटेन करने में कार्य करता है। आइए इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, until the middle of the 20th century production was largely organized within the countries। यानी कि 20वीं शताब्दी के दौरान जो है उत्पादन की हुई वस्तुओं का उपयोग अधिकांशतः जो है अपने ही देश में किया जाता था। जो देश उस प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर था वही उसका कंज्यूमर भी था। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कन्वीनियंस की सुविधा जो है उतना फास्टर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अत्याधुनिक साधन बने, टेक्नोलॉजी डेवलप, एडवांसमेंट आया, तो गुड्स जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से ट्रांसपोर्ट होकर चले जाते हैं। इससे लाभ क्या मिलता है कि उस देश की प्रोडक्शन की हुई वस्तु की जो कीमत है वह इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छी मिलती है। उसको जो है अच्छे प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बेचने का अवसर मिलता है और वहाँ के लोगों की ज़रूरत जो है पूरी हो पाती है। कोई ऐसा देश नहीं है जो सारे प्रोडक्ट को खुद ब खुद जो है प्रिपेयर कर सके, सेल्फ मेड हो और अपनी ज़रूरत स्वयं के प्रोडक्शन रेट से कंप्लीट कर पाए। लोगों की आबादी के हिसाब से उनकी जो प्रोडक्शन, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारा जो है MNCs के ही माध्यम से मैनेज हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश नहीं बनाता है, वो पड़ोसी देश बनाता है, वहाँ से हमारे यहाँ आता है। और ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट हैं जो वो लोग नहीं बना पाते हैं, उन्हें हमारी देश की कंपनियाँ बनाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर जिस व्यक्ति का जो है MNCs से ताल्लुकात अच्छा ना रहे या इंटरनेशनल मार्केट्स में संबंध अच्छे ना हो, वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है बहुत ख़राब हो जाती है। आप पाकिस्तान को देख सकते हो। पाकिस्तान के जब संबंध भारत से खराब हुए तो उसी का देन है कि वहाँ पे महंगाई बढ़ गया, वहाँ हर चीज़ की किल्लत हो गई। जो गाड़ियाँ हमारे देश में 10 लाख में मिलती हैं वहाँ पे 25 लाख 30 लाख की मिलती हैं। हमारे देश में प्याज टमाटर का दाम 50 से 60 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो तक लेटेस्ट एक्सपेंसिव प्राइस जो है 100 रुपीज़ होता है। वहाँ कीमत 450-500 रुपये है, क्योंकि उनका जो है MNCs से संबंध अच्छा नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी से संबंध जो है उनका अच्छा नहीं है। तो जो देश अपने ट्रेड्स पे, अपने व्यापार को इंटरनेशनल मार्केट्स में डिस्टर्ब कर लेता है, उस देश की इकोनॉमी जो है डिजास्टर्स होती जाती है, बर्बाद होती जाती है। फिर कह रहा है ओनली रॉ मटेरियल, होता क्या था?
only raw material crossed the boundaries in the slavery duration. जब देश में गुलामी के वक्त थे, जब देश गुलामी के दास्तां को झेल रहा था, जब हमारा देश गुलाम था, उन दिनों सिर्फ और सिर्फ हमारा देश क्या करता था? रॉ मटेरियल देता था, कच्चा प्रोडक्ट तैयार करता था और रॉ मटेरियल जो है विदेशी कंपनियों को देता था या इंटरनेशनल मार्केट्स में रॉ मटेरियल देने का कार्य करता था। और वो जो रॉ मटेरियल होता था वहाँ विदेश में जो जाके फाइन प्रोडक्ट बनता था और फिर वही प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आकर बिकता था और धड़ल्ले से उसकी डिमांड बढ़ती थी और हम ही लोग उसको यूज़ भी करते थे। आज भी वही होता है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, क्या उनके पास लाखों एकड़ प्लॉट है, ज़मीन है? वो नॉर्मल कृषक के द्वारा उत्पादन की हुई वस्तु को खरीद के ले जाते हैं, वो रॉ मटेरियल ले जाते हैं और उस रॉ मटेरियल को ले जाकर फाइन प्रोडक्ट बनाने का कार्य जो है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होता है। और वही जो है इंडस्ट्रीज़ वाली जो प्रोडक्ट है फिर आपके बीच में आती है और आप उसको जो है कंपनी के टैग के नाम पे खाते हो। हल्दीराम है, बीकानेरी है, पतंजलि है, डाबर है। अब सोचो डाबर कंपनी जो है कितना उसके पास हनी होता होगा, कितना जो है वो लोग उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं कि पूरे देश के लोगों की रिक्वायरमेंट पूरा कर दे रहे हैं। पतंजलि कंपनी के पास कितना मतलब अपना प्लॉट है कि आटा, कोलगेट, हर चीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोग कर रहे हैं। वो उन्हें कौन दे रहा है रॉ मटेरियल? हमारे ही देश के लोग दे रहे हैं। यानी जो फार्मर हैं वही उन्हें रॉ मटेरियल देने का कार्य कर रहे हैं। वह सेम कार्य जो है गुलामी के दिनों में हमारे देश के साथ होता था। भारत जो है उत्पादक था और उसको ले जाके विदेश में लोग अच्छा प्रोडक्ट बनाते थे, इंटरनेशनल मार्केट में बेच के वो लोग लाखों उसी से कमाते थे। तो हमारा देश क्या करता था? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता, रॉ मटेरियल तैयार करके उनको देता था रॉ मटेरियल और विदेश जाता था। वहाँ से कॉलोनीज सच एज इंडिया, हम लोग क्या थे उन दिनों? कॉलोनीज थे, यानी एक छोटा सा अधीन साम्राज्य एक बड़े साम्राज्य के। बड़ा साम्राज्य कौन था? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के अंतर्गत हम लोग एक कॉलोनीज थे। उसके लिए फ्रांस भी एक कॉलोनीज था। जहाँ जहाँ उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया उसको कॉलोनीज के रूप में स्थापित किया था। एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फॉरेन कंपनीज फिनिश्ड इट एज अ फाइन प्रोडक्ट। और जैसे ही हम लोग रॉ मटेरियल देते थे तो विदेश की जो कंपनियां थी उसी प्रोडक्ट, उसी रॉ मटेरियल के सहयोग से बेहतर वस्तु बना के बड़े इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे और हमारे देश के भी लोग खरीदते थे। भारत का कोई भी प्रोडक्ट जो होममेड है वो महंगा है, लेकिन हमारे देश की जो आबादी है 140 करोड़ 140 करोड़ की जो आबादी है, इसकी डिमांड, इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के प्रोडक्शन रेट से मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो हमारे देश में क्या होता है? फॉरेन वेस्टर्न कल्चर्स को भी अपनाया गया है, वेस्टर्न ट्रेडिशन को भी फॉलो किया जाता है। कपड़े आज लोग क्या भारतीय तरीके से पहनते हैं। आज ड्रेसिंग सिस्टम जो है मैक्सिमम जो है लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न क्लोथ जो है कम लागत में अधिक तैयार हो जाता है। भारतीय कपड़े जो हैं इसको तैयार करने में अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो हर व्यक्ति उतना कैपेबल नहीं है कि वो खादी का वस्त्र पहन सके, सिल्क की साड़ियाँ पहन सके। हर एक महिला जो है फैमिली जो है उतनी कैपेबल नहीं है कि सिल्क और खादी को मेंटेन कर सके। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं? वेस्टर्न कपड़े को खरीदते हैं। वो कम दामों में अधिक से अधिक मिल जाता है और लोग उसको उसी कल्चर का प्रमोशन हो रहा है। इसी तरह जो है पहले भी हमारे देश में था, रॉ मटेरियल हमारा होता था, कॉटन हमारा होता था, कॉफ़ी हमारा होता था, चाय हमारा होता था, चीनी हमारा होता था और टैग जो है ब्रिटिश कंपनी का होता था। लोहा हमारा, गाड़ियाँ कौन तैयार करता था? ब्रिटिश कंपनी। बाद में क्या हुआ? हमारे देश ने जो है अपना प्रोडक्ट बनाना भी तैयार शुरू कर दिया कि हम जो है प्रोडक्ट सिर्फ रॉ मटेरियल ही क्यों दें हम किसी को। अगर रॉ मटेरियल हमसे लेना भी है तो अच्छे रेट पे लो। हमसे जो है तुम 10 रुपये की लागत से खरीद के लेके जा रहे हो और बड़े बाजार में तुम उसी प्रोडक्ट को बना के 25 रुपये में बेच रहे हो और हम ही से बेच रहे हो, तो नुकसान किसका है? हमारा है। तो क्यों नहीं हम इस टेक्नोलॉजी को ही सीख लें कि प्रोडक्ट जो है बेहतर तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो तमाम तरह की चीज़ों को लोगों ने सीखना शुरू किया और किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो हुआ है ना, उसका क्रेडिटर जो है भारत ही है। भारत ही किसी चीज़ को बनाने का क्रेडिट होना चाहिए भारत के नाम। लेकिन ऐसा
ट्रेडिशन, ऐसा सिस्टम था पहले का, गुलामी के दिनों का ऐसा कल्चर था कि जो कुछ भी टैग दिखता है तो हॉलैंड, अमेरिका, जापान, रूस, उन्हीं लोगों का उसमें दिखाया जाता है कि कंट्रीब्यूशन मेजर है। वरना हमारे देश की अगर उन लोगों को ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी भारत में तो उनको आने की ज़रूरत क्या थी यहाँ पे? अगर इंडियन कल्चर में कोई ऐसा विशेषता नहीं होता तो वो लोग भारत क्यों आते? क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ खूबी थी, क्वालिटीज थी, इसीलिए वो लोग यहाँ आए और 250-300 साल तक जो है भारत में बने रहे। अगला पॉइंट कह रहा है ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग बिटवीन कंट्रीज। उन दिनों क्या था? व्यापार ही एक मुख्य जरिया था कई सारे देशों के बीच में कनेक्शन करने का, या कई सारे देशों को जोड़ने का मुख्य जरिया क्या था उन दिनों? व्यापार। व्यापार के ही सहयोग से वो लोग जो है एक देश से दूसरे देश आने जाने का कार्य करते थे। भारत में अंग्रेज आए किस पर्पस से आए? व्यापार करने। भारत में वास्को डी गामा आया किस पर्पस से आया? व्यापार करने। हॉलैंड के लोग आए क्यों आए? व्यापार करने। फ्रांस के लोग आए क्यों आए? व्यापार करने। डच के लोग आए तो क्यों आए थे? व्यापार करने। मुगल आए थे तो क्यों आए थे? व्यापार करने। वो व्यापारी के रूप में एक लुटेरे थे। दे वर ऑल अ बर्गलर्स इन अ फॉर्म ऑफ ट्रेडर एंड दे लूटेड इंडिया। उन लोगों ने क्या किया? भारत को लंबे पैमाने पर लूटा। फिर देखिए भारत का जो प्रोडक्शन क्या होता था? प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज की क्या दशा थी? भारत जो है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके विदेशी कंपनियों को देता था। विदेशी कंपनियां जो है उसको फाइन प्रोडक्ट के रूप में बनाकर तैयार करती थी और उस फाइन प्रोडक्ट को जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचा जाता था और भारत के लोग भी उसके कंज्यूमर थे, भारत के लोग भी उपभोक्ता थे। उन दिनों भारत क्या था? कॉलोनीज था, जो रॉ मटेरियल देने का एक बहुत बड़ा हब बन गया था। टोबैको हो, कॉफ़ी हो, इंडिगो हो, शुगर कैन हो, जो कुछ भी रॉ मटेरियल है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है दुनिया में बेस्ट है। हमारे मुल्क का जो क्लाइमेट है वो दुनिया में बेस्ट है। हमारे यहाँ सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन की जो क्षमता है हमारे यहाँ ऐसी ऐसी मिट्टियाँ हैं जहाँ पे जो चीज़ें वो लोग ड्रीम नहीं कर सकते हैं, सपना नहीं दे सकते, वो हमारे यहाँ उत्पादन किया जा सकता है। और भारत कृषि प्रधान देश है और था, पहले भी दुनिया में बेस्ट प्रोडक्शन जो है भारत में ही होती थी। तो व्यापार एक जरिया था जो कि कई सारे देशों को आपस में जोड़ता था। अब देखिए, अब है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और कंपनी MNCs। अब हमने MNCs की बात की, ये ऐसे कंपनीज हैं जिनका व्यापार एक देश से अधिक देशों में चलता है। वह कंपनी जिसका व्यापार जो है ट्रेड एक मुल्क से सिर्फ एक ही देश में सीमित ना हो, उसका बाजार या उसका जो मार्केटिंग का कार्य है वह एक से अधिक देशों में अगर चल रहा है तो MNCs है। जिस कंपनी का कारोबार एक से अधिक मुल्कों में चल रहा है वो MNCs कंपनी है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इट इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। वह कंपनी जिसका अधिकार, अंश मतलब क्या होता है? अधिकार होना, और कंट्रोल यानी नियंत्रण होना किस चीज पे? प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे, एक देश से अधिक में। कहाँ पे? इन मोर देन वन कंट्री। वह कंपनी जिसका अधिकार हो उत्पादन की हुई वस्तुओं पे एक देश से अधिक देशों में, उसको हम MNCs कहते हैं। कोलगेट अपने देश का है? नहीं है, विदेशी कंपनी है, तो MNCs कंपनी है। वहाँ के लोग भी उसको यूज़ करते हैं, हमारे देश के भी लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसी जितनी भी आपकी पेप्सी हो गई, पेप्सी कंपनी हो गया, कोको कोला हो गया, ठीक, ये सारी कंपनियाँ क्या हैं? विदेशी कंपनी है और इसका व्यापार हिंदुस्तान में भी चलता है और हम लोग इसका कंजप्शन करते हैं। फिर कह रहा है कि MNCs सेटअप, दूसरी पॉइंट है MNCs सेटअप ऑफिसेस या केंद्र बनाता है एंड फैक्ट्रीज और कारखाने खोले जाते हैं फॉर प्रोडक्शन वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। देखिए MNCs की स्थापना कहाँ की जाती है? जहाँ पे कम रेट में, कम लागत में मजदूर मिल जाए। ठीक है, कोई भी कंपनी तभी अच्छा चल पाती है जब वहाँ पे मजदूरों की अवेलेबिलिटी होती है, जब लेबर जो है अच्छे
अमाउंट में वहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं। और देखो कोई भी जो एमएनसीएस कंपनी होगी ना, नगर में नहीं बसता है, सिटी में नहीं बसता है, आउटस्कर्ट में खुलता है जाकर, और जहाँ कंपनी बैठ जाएगा वहीं नगर हो जाएगा। टाउन और सिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? कंपनीज के सहयोग से। अगर जिस क्षेत्र में, जिस गांव में कंपनी खोलने के लिए 1 बीघा ज़मीन तो चाहिए नहीं, तकरीबन 100-150 बीघा ज़मीन चाहिए, तब जाके फैक्ट्री बैठेगा। और फैक्ट्री बैठेगा तो फैक्ट्री के लिए लेबर चाहिए। लेबर ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करेगा, वहाँ बनाने का कार्य करेगा। तो लेबर कौन होता है? उस गांव के लोग। उन्हें काम का अवसर मिलता है, वो काम करते हैं। चीप लेबर होते हैं, यानी सस्ते दामों पे काम करने वाले मजदूर होते हैं। और उस एमएनसीएस को बड़ा बनाने में वहाँ के लेबर का योगदान होता है। और जैसे ही लेबर मिलते हैं तो कंपनी अन्य चीज़ों पर फोकस करना शुरू करती है। हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, तमाम तरह की वाटर की व्यवस्था करना, तमाम तरह की प्लांट लगाना शुरू कर देगी अपने कंपनी को चलाने के लिए। तो जैसे इन चीज़ों का वहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू होगा तो वो नगर जो है वो विलेज टाउन में बदलता है, फिर टाउन से वो सिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को जो कनेक्ट करने के लिए वहाँ ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ बस स्टेशन होंगे, रेलवे स्टेशन बन सकता है, और बड़ी कंपनी बन गई तो उसका खुद का जो है अंदर जो है एयरपोर्ट भी होगा, तब लोगों को रोजगार बढ़ता जाता है। ऐसे ही लोग वहाँ पे दुकान लगाना शुरू कर देंगे। वहाँ पे क्या होगा? पेट्रोल पंप बैठ जाएगा, वहाँ पे बिजली की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ पे स्कूल की व्यवस्था हो जाएगी, हेल्थ सेंटर बन जाएंगे, तमाम तरह की चीज़ों का क्या होगा? डेवलपमेंट होना वहाँ शुरू हो जाएगा। जैसे टाटा नगर जमशेदपुर है, जैसे बोकारो है, स्टील प्लांट है वहाँ पे, जैसे खड़गपुर है। तो ये जितने भी नगर हैं, जितने भी शहर हैं, वहाँ डेवलपमेंट कैसे हुआ? वहाँ इंडस्ट्रीज बैठा, इंडस्ट्रीज की ही वजह से जो है उस क्षेत्र का ग्रोथ होना शुरू हुआ। लोग काम की तलाश में गए, इंडस्ट्री ने अपनी व्यवस्था को ग्रोथ करने के लिए उसने अपना सारा व्यवस्था ही बना लिया, तो लोगों को वहाँ की सुविधा मिलने लगा। लोग इंडस्ट्री को चलाने के लिए मेहनत करने लगे, और ऐसे ऐसे करते करते शहर का भी डेवलपमेंट हुआ और ग्लोबलाइजेशन भी होना शुरू हो जाता। भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होती है ग्लोबलाइजेशन के सहयोग से। अब देखिए आगे कह रहा है, इट हेल्प्स इन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स मैक्सिमम। इस तरीके से क्या होता है? अगर कम दाम में लेबर मिल जाए, मजदूर कम दाम में मिले, कम दाम में लीज पे ज़मीन मिल जाए, तो कंपनी को अधिक लाभ होता है, कंपनी अच्छी प्रॉफिट जो है कमा पाती है। देखिए अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। उत्पादन की जो है कनेक्शन कैसे होती है दुनिया के तमाम देशों के बीच में। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, इट सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट्स क्लोज टू द मार्केट। उत्पादन कहाँ किया जाता है? जहां क्षेत्र क्या हो, बाजार से जुड़ा हो, एंड इट कुड बी पॉसिबल टू गेट स्किल्ड, और जहां पे स्किल्ड लोग मिल सके, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट चीप रेट। उत्पादन तभी अच्छा होगा, कंपनी तभी मजबूत होगी जब कम दाम में मजदूर मिलेंगे, और एक स्किल्ड भी वर्कर चाहिए और अनस्किल्ड वर्कर भी चाहिए। सब लोग सिर्फ पढ़े लिखे वाला ही काम करेंगे तो प्रोडक्शन कौन करेगा? सब लोग अगर सिर्फ कलम ही चलाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा? ऐसा अगर ट्रेडिशन शुरू से चलता हुआ आ रहा है, पहले के लोग भी पढ़े लिखे होते थे और आज के भी लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि वो अनस्किल्ड पर्सन है, उनके पास क्या नहीं है? स्किल नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन स्किल पे काम करते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास स्किल होगा आज के दौर में वो बेरोजगार नहीं होगा, उसके पास बेरोजगारी नहीं होगी। और लेकिन जिसके पास स्किल नहीं है वो बेरोजगार है। सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेना, सिर्फ बीए कर लेना, सिर्फ बीएससी कर लेना, इससे प्रोग्रेस नहीं होनी है। इससे क्या होने वाला है? आपको रोजगार नहीं मिलने वाला है। अगर सिर्फ लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबके सब बैठ के तैयारी ही करते रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा? जितने लोग अपना टाइम 10 साल 12 साल 13 साल जो टाइम अपना प्रिपरेशन में गंवाते हैं वो लोग अपने साथ धोखा कर रहे हैं।
प्रिपरेशन 12 साल 13 साल होता ही नहीं है। प्रिपरेशन बस 1 से 2 साल की हो सकता है, 2 साल 3 साल हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ इसमें कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है। सब लोग आईएएस बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, सब लोग डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। कुछ लोग बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, कुछ लोग पॉलिटिशियंस भी बन सकते हैं, कुछ लोग फिल्म स्टार भी बन सकते हैं, कुछ लोग बिजनेस अपना सेल्फ स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कार्य किस तरीके का करना चाहते हैं। तो कंपनी को चलाने के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की भी आवश्यकता पड़ती है, जो चीप रेट पे काम करे, दाम कम ले, ठीक है, क्योंकि अगर अधिक दाम लेंगे तो काम जो है बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है, कंपनी को घाटा लगेगा शुरू में। आगे देखिए कह रहा है MNCs might look for a government policies that look after their interest। ध्यान दें, जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना, वो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों पे भी ध्यान देती हैं। बड़ी कंपनियों का फोकस जो है ना गवर्नमेंट की रूल्स पे भी होता है। हमें सरकार को ध्यान रखते हुए कार्य करना है और सरकार को जो है इंटरेस्ट भी देना है, ब्याज भी देना है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे मुल्क की कंपनी है, तो पहले तो देश में क्या करेगी, कमीशन लेगी, कमीशन लेने के बाद जो है एग्रीमेंट होगा और उस क्षेत्र पे कार्य करेगी, प्लस इंटरेस्ट भी तय होगा कि आप अपने प्रॉफिट में कितना इंटरेस्ट जो है देश की गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को देते हैं। टैक्स दोनों को देना पड़ता है कंपनियों को, जिस राज्य में उस राज्य सरकार को, और जहाँ जिस देश में है उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है। आगे देखिए, द मनी दैट इज यूज्ड बाय टू एसेट सच एज अ लैंड, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एंड मशीन्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश। निवेश किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या भविष्य को ही बिल्डअप करना हो, अपने फ्यूचर को ही बनाना हो, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें निवेश करना पड़ता है। तो भविष्य को अच्छा बनाने के लिए किस पूंजी को निवेश करने की आवश्यकता है हमें? उसमें हमें बस एक ही पूंजी देना है, वो है टाइम। अगर फ्यूचर को बिल्डअप करना है, किसी भी व्यक्ति को अपना भविष्य बनाना है, तो कैसा पूंजी निवेश कर सकता है? विच टाइप ऑफ कैपिटल वी विल इन्वेस्ट, ओनली इट्स अ टाइम। फ्यूचर बिल्डअप डिपेंड्स अपॉन द टाइम। भविष्य हमारा किस पे निर्माण होगा? जब हम अपने काम को टाइम देंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं, स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ाई करना, तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, तो उसका भविष्य अच्छा बन रहा है। तो जब हम टाइम देते हैं तो ही हमारा भविष्य का निर्माण हो पाता है। तो इन्वेस्टमेंट कह रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी कि बाई करना, मुख्य जरूरत की चीजों को खरीदना, लैंड, जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए और मशीन्स चाहिए। इन तमाम चीजों की आवश्यकता पड़ती है कंपनी को सेटअप करने में। तो इन सभी वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पूंजी लगता है, निवेश करना पड़ता है। और यही पूंजी जो है ना बेहतर प्रोडक्शन देने का कार्य करता है। जब मशीनें आ जाती हैं, जब बिल्डिंग्स तैयार हो जाता है, जब कंपनियों के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, तो कम समय में, कम लागत में, कम मजदूरों के योगदान से जो है बेहतर प्रोडक्शन हो जाती है और कंपनी छोटी सी कंपनी से जो है, फैक्ट्री से जो है बड़ी सी कंपनी बनती है और वह MNCs कंपनी बन जाती है। अब देखिए एक चीज़ हम समझ सकते हैं, कंपनी के सहयोग से एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो आज दुनिया में MNCs के नाम से जितनी भी कंपनियां मौजूद हैं, जब उन लोगों ने शुरुआत की होगी तो जीरो से ही किया होगा। एक छोटे से दुकान से ही शुरुआत किया होगा, छोटे से दुकान से फैक्ट्री बना होगा और फैक्ट्री से जो है नेशनल लेवल की कंपनी बनी होगी और नेशनल लेवल की कंपनी के बाद जो है वो कंपनी जो है इंटरनेशनल मार्केट में MNCs के रूप में इस्टेब्लिश हुई होगी। सेम उसी तरीके से हमारे फ्यूचर का भी ग्रोथ होता है, हमारे करियर का भी ग्रोथ होता है। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में हमें वो सब कुछ मिल जाए जो हमारे अंदर एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, वो नहीं मिलेगा। हमें शुरुआत जो है ना जहाँ से है, जिस परिस्थिति में है, उसी जगह से करना होगा। हम एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि जब हमारे पास घर में अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, चेयर मिलेगा तब बैठ के पढ़ेंगे, स्टडी टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, स्टडी लैंप चाहिए, हमें कॉफ़ी चाहिए तब बैठ के पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
जिस परिस्थिति में हो, जिस जगह पे हो, वहीं से शुरू कर दो, वही तुम्हारा जो है बेस बनता जाएगा और तुम्हारे जीवन में तरक्की होगी और तुम्हारे लाइफ में चेंजेस भी आएंगे। उस छोटे से दुकान के जैसा ट्रांसफॉर्मेशन एमएनसीएस में होता है, उसी तरीके से एक कॉमन पर्सन से जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन होकर एक रेपुटेटेड पर्सन के रूप में आप दुनिया में सामने आएंगे और लोग आपकी इज्जत करेंगे। किसी भी बड़े व्यक्ति को देखो जो बड़ा बना है, तो रीजन एक ही है कि उसने अपने काम को बहुत ज़्यादा दिल से किया है और अपने काम को इज्जत, रेस्पेक्ट दिया है। लोग जिस काम को करते हैं उसी को गाली देते हैं। किसी भी व्यक्ति से पूछो, डॉक्टर से पूछोगे तो कहेगा कि ये जो प्रोफेशन है ना, सबसे बेकार काम है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम से संतुष्ट नहीं है। और जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन से, अपने जॉब से संतुष्ट नहीं होता है, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की करने का अर्थ ये नहीं है कि आप 2-4 हज़ार या 10-20 करोड़ रुपया कमा लिया आप तरक्की कर लिए। नहीं, तरक्की करने का अर्थ होता है कि आपका जो नाम है वो हिस्ट्री में दर्ज हो जाए, इतिहास में आपका नाम जो है मौजूद रहे, क्योंकि वही पढ़ा जाता है, इतिहास को ही पढ़ा जाता है। भगत सिंह 100-200 करोड़ रुपया कमा के नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि आज जो है पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। काम बड़ा होना चाहिए। जो व्यक्ति बड़ा काम कर लेगा उसके नाम से तो पैसा उसके सामने तो कुछ नहीं है, पैसा उसके सामने जीरो है। लेकिन पहले बड़ा काम होना चाहिए, और बड़ा काम तभी होगा जब हम छोटे काम से शुरुआत करेंगे। आगे देखिए, नोट में कह रहा है इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीएस इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब देश की बड़ी कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं व्यापार को विदेश में भी स्थापित करना चाहती हैं, तो वहाँ भी वो लोग क्या करते हैं? कंपनी बैठाते हैं, लेबर की व्यवस्था करते हैं, रॉ मटेरियल्स की व्यवस्था करते हैं, टूल्स की व्यवस्था करते हैं, बड़े बड़े मशीन्स की व्यवस्था करते हैं। तो विदेश में निवेश करने को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम पैसा विदेश में अपना लगा रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, फॉरेन ट्रेड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, यानी विदेश में व्यापार और बाजारों का एकीकरण, बाजारों को आपस में जोड़ने का तरीका। क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन मेड चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। बहुत लंबे समय से पहले से ही ना विदेशी कंपनियां जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, या व्यापार जो है एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का माध्यम है। हम अपने देश में किसी भी बड़ी प्रोडक्ट को जानते हैं तो वो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है विदेश का है। जो हम यूज़ भी करते हैं, ग्रोसरी आइटम्स भी यूज़ करते हैं, यानी घरेलू वस्तु भी जो यूज़ करते हैं, वो हमारे देश की डिमांड नहीं है। मैगी हमारे देश की डिमांड नहीं है। हमारे देश के लोगों को फास्ट फूड की आवश्यकता नहीं है। वो किसको चाहिए? यूरोप के लोगों को चाहिए, क्योंकि उनका जो बॉडी होता है वो कूल होता है। वहाँ की जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है। हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। हमारा बॉडी हमेशा जो है कांस्टेंट टेम्परेचर में रहता है। उन लोगों को अल्कोहल की आवश्यकता है, यहाँ के लोगों को अल्कोहल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो चीज़ उनके लिए बना है एमएनसीएस के डेवलपमेंट की वजह से, वो प्रोडक्ट आज हमारे देश में बिक रहा है और हमारे देश के लोग सबसे बड़े कंज्यूमर बन चुके हैं उसके। सिर्फ शो ऑफ में, दिखावा के लिए जो है हम उसको खा रहे हैं, दिखावा के लिए उसको कंज्यूम कर रहे हैं। भारत में अल्कोहल की किसी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर घर में 2 बेवड़ा मिल जाएंगे, सब पड़ोसी में 1-2 लोग मिल जाएंगे। रीजन क्या है? शो ऑफ करना है, दिखावा करना है। नशा में उन लोगों को बहुत बड़ा जो है लगता है कि बहुत रेपुटेशन है, नशेड़ी व्यक्ति को यही लगता है। तो ये एमएनसीएस की देन है, बड़ी कंपनियों की देन है, विदेशियों की देन है। जो कार्य विदेशी लोग करता छोड़ दिए, वही कार्य जो है हम लोग कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट किसका होगा? उन्हीं लोगों का होगा जो छोटे छोटे देश वाले लोग हैं,
जिनकी आबादी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ है, वो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रियों में से एक है। और जिस देश की आबादी 140 करोड़ है, वो देश स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज है, प्रगतिशील देश है, विकसित हो रहा देश है। ये डेवलप्ड देश नहीं है भारत। भारत अभी भी क्या है? डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। लेकिन जिस देश की आबादी 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ है, वो देश जो है डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि वो लोग डिसिप्लिन्ड हैं। वहाँ जो है कार्य को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, यहाँ चुनाव को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। भारत में गरीबी क्यों है? भारत के लोग बेरोजगारी पे बात कम, जातिवाद पे बात ज़्यादा करते हैं। भारत के लोगों के पास समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि भारत के लोग काम कम, आराम ज़्यादा करना चाहते हैं। हमारे देश में लड़का जो 22 साल तक बाबू रहता है, अब विदेश में 13 से 14 साल में लड़के जो वहाँ पे 15-16 साल की उम्र में करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि वो शुरू से उनको मेहनत करना सिखाया जाता है। उनको बताया जाता है कि तुम्हारी जो देश की जो आबादी है वो इतना नहीं है कि तुम लोग इंजॉय कर सको, तुम्हारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि तुम इंजॉय कर सको। भारत में क्या है? रिसोर्स है, और रिसोर्स के बेस है माँ बाप। यहाँ माँ बाप कन्फर्म है ना, वहाँ माँ बाप कन्फर्म नहीं होते हैं। यहाँ तो श्योर एंड सर्टेड है कि आपके पिताजी कौन है, आपकी मम्मी कौन है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ किसी को पता ही नहीं कि मेरी मम्मी कौन है, मेरे पापा कौन है। इसीलिए वहाँ पे फादर्स डे और मदर्स डे मनाया जाता है। और हम लोग भी खूब शौक से, खूब इंजॉयमेंट के साथ जो है लगाते हैं हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। क्या हम लोग अपने मम्मी पापा को नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। हम तो 365 दिन उनके साथ रहते हैं। पापा अगर पास में नहीं है तो मम्मी है, और मम्मी पास में नहीं है तो पापा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे फादर कौन है, हु इज माई फादर। एवरीवन नो अबाउट इट, बट दे आर नॉट फैमिलियर। विदेशी लोग जो है परिचित नहीं होते कि बाबूजी कौन है हमारे, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है कि वो कौन से वाले के बेटा हैं। वहाँ की मम्मियाँ भी एक नहीं 13-14 शादी कर लेती हैं। शादी नहीं हो तो वहाँ समझौता एग्रीमेंट होता है, लिव इन रिलेशनशिप। वहाँ के रिश्तों का नाम क्या है? लिव इन रिलेशनशिप। यानी जब तक मन कर रहा है एक साथ रहिए, और नहीं मन कर रहा चुपचाप अपना रास्ता पकड़ लीजिए। और इसी कल्चर का जो है बढ़ावा हिंदुस्तान में भी हो रहा है। भारत के लोग भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। तभी तो रोज डे और प्रपोज डे मनाया जा रहा है, चॉकलेट डे मनाया जा रहा है, फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। वहाँ दोस्त यार कुछ भी कंफर्म नहीं है। वहाँ का क्लाइमेट ना, वहाँ 3 चीज़ों की कंफर्मेशन नहीं है, वाइफ, वेदर एंड वर्क। WW जो है ना वहाँ पे कंफर्म नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है कि कब किसकी वाइफ किसके साथ निकल ले। मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं है वहाँ पे, कब बर्फ गिरने लगे। काम का भी कोई गारंटी नहीं है। तो WW वहाँ पे खतरे में है, लेकिन हिंदुस्तान में WW सुरक्षित है। यहाँ वाइफ का भी गारंटी है। यहाँ तो विवाह एक बार होता है तो 7 जन्म तक का बुकिंग हो जाता है। शादी एक बार, और वैलिडिटी कब तक की होती है? 7th जनरेशन। यहाँ मतलब देख लो, किसी भी रिचार्ज का वैलिडिटी कितना होता है? 28 दिन। लेकिन यहाँ विवाह का वैलिडिटी कितना है? 7 जनरेशन तक। कहाँ पे? जहाँ कल्चर एग्जिस्ट करता है, जहाँ संस्कार जो है ना, मैनर एग्जिस्ट करता है, वहाँ ऐसा सिस्टम है। वरना भारत में भी ये मौजूद हो गया है कि रुपया कम है लड़के के पास तो लड़की छोड़ के भाग जाएगी। अभी रिसेंट में हुआ ना, हार्दिक पांड्या की वाइफ ने क्या किया उनका जब बैड फेज चल रहा था लाइफ का, तो उनको छोड़ के भाग गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये आदमी जो है ना मेरे लिए बकवास है, इसका करियर कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। वो विदेशी थी। देखो छोड़ने का रीजन क्या है? वो भी एक फॉरेन की है, उसको लाभ हानि का ज्ञान है। विदेशी लोग जो है ना लाभ हानि में ज़्यादा सोचते हैं, और हिंदुस्तान के जो लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वो दिल से सोचते हैं, वो दिल के बहुत धनी होते हैं। तो जो दिल वाले लोग हैं ना, वो जो एक बार दिल में एंटर कर गया, निकलने का रास्ता नहीं है। तो भारत की सारी सिस्टम यही है, जो वेडिंग सिस्टम भारत का जो ट्रेडिशन है वो यही है कि एक बार जिस व्यक्ति के साथ जिसकी विवाह हो जाती है, वो लाइफ टाइम वो लोग एक साथ रहते हैं। वो अच्छे वक्त हों, बुरे वक्त हों, तो भागते नहीं एक दूसरे को छोड़ के, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन विदेश में क्या है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा हुआ, औरत उसकी हो गई,
जिसके पास ज़्यादा पैसा है क्या करेगा, अगले दिन वो लड़की जो है उसको पसंद कर लेगी। ये इज नॉट अ गुड गाय। वी शुड ट्राई नेक्स्ट, वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग बेटर। कुछ अच्छा ढूंढने की जरूरत है। वो लोग हमेशा कुछ बेटर की तलाश में रहते हैं, और भारत जो है ना बेटर नहीं, जिससे हो जाता है उसको बेस्ट मान लेता है। भारत के लोग ऐसे हैं कि समझदार इंसान का भी अगर बकलोल लड़की से शादी हो जाए तो वो उसको बहुत समझदार मानता है, अपने साथ रख के जो समझदार बना देता है। आप गांव में देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो उस पर्सन के लिए कैपेबल नहीं होते, अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसको उतना ही लगाव रहता है जितना एक अच्छे कपल को अपने वाइफ से और अपने हस्बैंड से लगाव रहता है। यहाँ संस्कार है, डिसिप्लिन है, मैनर है, यही तो भारत है। इसीलिए भारत दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्री है। यहाँ क्लाइमेट भी अच्छा है, वेदर भी क्या बोलते हैं, वर्क भी अच्छा है, और यहाँ की भारतीय संस्कृति की जो महिलाएं हैं वो भी अच्छी हैं, इसलिए ये देश बेस्ट है। आगे देखिए, फॉरेन ट्रेड्स क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। इतना ज़्यादा जो है विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करने का कार्य करती हैं कि लोगों की जो है ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं। घरेलू बाजारों में भी उनका प्रोडक्ट जो है आसानी से पहुंच पाता है। अब देख ही लीजिए आपकी ही देश में आज जो कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है, आज इस देश का छोटे बच्चे से लेके जो 80 साल का बूढ़ा है, जो कब्र में पैर लटकाया हुआ है, उसको भी दे दोगे तो 2 गिलास पी जाएगा। दूध दोगे तो नहीं पिएगा, कहेगा नहीं नहीं नुकसान करेगा। फायदा क्या कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक। फायदा क्या कर रहा है, कॉफी। शरबत फायदा नहीं करेगा, नींबू पानी शिकंजी जो है फायदा नहीं करेगा। फायदा क्या कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक फायदा कर रहा है, चाय फायदा कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने देश में जिनके सर में दर्द होने लगता है, माइग्रेन आने लगता है उनको। क्यों नहीं होता, हेडेक हो रहा है। क्यों होता है, तो चाय नहीं पिए हैं तो हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो जाता है। चाय पीना बहुत ज़रूरी है। 12-12 साल के और 10-10 साल के जो बच्चे हैं, ग्लास में भर के उनकी मम्मी लोग देती हैं, और एक पैकेट टोस्ट दे दिया जाता है, ब्रेड दे दिया जाता है, कुछ नहीं है तो बिस्किट दे दिया जाएगा, नमकीन दे दिया जाएगा। उसको सुबह में दूध नहीं दिया जाएगा, क्योंकि माँ को भी समझ में नहीं आ रहा है कि दूध देना जरूरी है बच्चे को। और बच्चा पीना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो चाची के बच्चे को देख रहा है, पड़ोस के बच्चों को देख रहा है कि वो सब टोस्ट ब्रेड और चाय खा रहे हैं, टोस्ट और चाय यूज़ कर रहे हैं। और चाय क्या है, थोड़ा सा स्टाइलिश है। आज के लोग तो बड़े बड़े कप में लेके पीते हैं, आराम आराम से पीते हैं, थोड़ा सेल्फी भी लेते हैं, चाय में ताजगी दिखाते हैं। तो ये सेलिब्रिटी लोग हैं, भारत के सेलिब्रिटी हैं जो प्रमोशन कर रहे हैं, और गांव के जो अनएजुकेटेड पर्सन हैं उस प्रमोशन को देख के बहुत क्रेजी फैन होते हैं ना हिंदुस्तान के लोग। अगर यहाँ कोई सेलिब्रिटी शराब का प्रचार करना शुरू कर दे तो युवा पीढ़ी जो है ना उसको चॉइस मान के और उसको रेस्पेक्टेबल मान के पीना शुरू कर देते हैं। कहेंगे कि इस सेलिब्रिटी ने इसका प्रचार किया था। जैसे अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन ने मिलके गुटखा का प्रचार किया, बोलो जुबा केसरी। अब इन तीनों सेलिब्रिटी को जो है देख के देश का जो युवा पीढ़ी है वो क्या करेगा, गुटखा ही खाएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या हैं, पढ़े लिखे नहीं है, और गांव के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस जुबा केसरी में मजा है, 10 रुपये का गुटखा खा के दिन भर थूकते रहेंगे। क्यों खाएंगे, क्योंकि अजय देवगन खा रहा है, चलती हुई गाड़ी पर से जंप कर जा रहा है। माउंटेन ड्यू क्यों पीना है, ऋतिक रोशन पीता है, घूट लगाता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, पहाड़ों पे चढ़ जाता है। तो माउंटेन ड्यू पिएंगे तो हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाएगी। लोग स्टिंग पी रहे हैं, तुरंत बॉडी चार्ज हो रही है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे देश के कुछ रद्दी ऐसे पर्सन हैं, सेलिब्रिटीज हैं जो इस बेकार की चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और देश के लोगों को धोखा में डाल के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। आगे देखिए, प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट ऑल्सो कैन कम्पीट इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो कंपनियां हैं ना वो प्रोडक्शन करती हैं तो अपने बाजार में तो बेचने का कार्य करते ही करते हैं, विदेश के बाजारों में भी कंपटीशन बढ़ा देते हैं, कम्पीट करते हैं, उनसे जो है टक्कर में रहते हैं,
उनके साथ चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने प्रोडक्ट को जो है बेहतर तरीके से बेचने का कार्य करते हैं। ट्रेड किस कंपनी का अच्छा होता है? जिस कंपनी का सेल्समैन और जिस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर पॉपुलर बन गया, उस कंपनी का व्यापार जो है आसान हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक कंपनियां जो है 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ रुपया जो है बड़े सेलिब्रिटी को ऑफर करते हैं लोग, और वो बड़ा सेलिब्रिटी जो है उस कंपनी को और बड़ा बना देता है। अगर मिस्टर अमिताभ बच्चन किसी चीज़ का प्रचार करने लगे तो फिर क्या होगा? पूरा देश फॉलो करेगा। आपने कोरोना काल में देखा, वो गाइडलाइंस दे रहे थे, गाइडलाइंस देने का कार्य कर रहे थे ना। देश सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों उनकी मदद ली? क्योंकि उनका भारत में बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। आज अगर अल्कोहल का प्रचार या किसी ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार जो है सचिन तेंदुलकर करने लगे, भारत रत्न है, वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, अगर वो किसी भी बेकार से बेकार प्रोडक्ट का एडिक्शनल प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे तो देश की युवा पीढ़ी जो है उनको फॉलो करेगी और उसका जो है कंजप्शन रेट बढ़ जाएगा और वो कंपनी और बड़ी बन जाएगी। क्यों बनेगी? क्योंकि सचिन का जो है देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है। सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, और बच्चे जब देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर जो है अल्कोहल का प्रचार कर रहे हैं, गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, उस नशेड़ी वस्तुओं का प्रचार कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी जो है धड़ल्ले से फॉलो करेगा उसको, और रेट जो है कंजप्शन रेट और उसकी मार्केट में डिमांड जो है उस वस्तु की बढ़ जाएगी और लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए कंपनियां जो है सेलिब्रिटी से स्पॉन्सर्ड कराते हैं लोग, प्रचार कराते हैं लोग। आप देख रहे होंगे विराट कोहली प्रचार करते हैं, अनुष्का शर्मा प्रचार करती हैं, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो प्रचार करते हैं लोग। विदेश के अगर सेलिब्रिटी जो है भारत में अल्कोहल का प्रचार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कई विदेशी क्रिकेटर हैं जो अल्कोहल का प्रचार करते हैं, इंडिया के भी कुछ लोग हैं जो करते हैं, तो उससे विदेशी लोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनके तो ब्लड में है। वो लोग दूध कम, दारू ज़्यादा पी हैं बचपन से ही। 12-13 साल की लड़की भी वहाँ मम्मी पापा के साथ, दूसरे तीसरे मम्मी पापा के साथ बैठ के अल्कोहल पीते रहते हैं। यहाँ देखिए, फॉरेन ट्रेड thus result in connecting the market or integration of market in a different country। जो विदेशी व्यापार है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपनियों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है आपका फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। कौन सा कारक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन पे साइड इफेक्ट डाल सकते हैं? कह रहे टेक्नोलॉजी, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी have been one major factor that has stimulated the globalization process। कैसे जो है तकनीकी ग्रोथ की वजह से कह रहा है कि अगर तकनीकी में बेहतर ग्रोथ किया जाए, अगर देश की व्यापार को, किसी भी देश की कंपनी के व्यापार को और विकसित बनाना है तो उस पर किस चीज़ पे काम करना चाहिए? तकनीकी पे। अगर हमें अपने देश को मजबूत बनाना है, इंडियन इकोनॉमी को मजबूत बनाना है, तो हमें टेक्नोलॉजी पे फोकस करना होगा, और टेक्नोलॉजी के बारे में देश की युवा पीढ़ी को पढ़ाना जरूरी है। तकनीकी ज्ञान रहेगा तभी जाके जो है बेहतर चीज़ों का इन्वेंशन हो पाएगा, आविष्कार हो पाएगा। तो कह रहा है कि बड़े व्यापारों को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इनेबल मतलब क्या होता है? आगे और बढ़ाना। अगर आगे बढ़ाना है तकनीकी को तो क्या करना होगा? अगर देश को आगे बढ़ाना है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाना है, तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में जो है बच्चों को या देश की युवा पीढ़ी को या देश को जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, तभी देश तरक्की कर पाएगा। अब ये देखकर इट हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लो कॉस्ट। अब तकनीकी की वजह से क्या होगा? एक मुल्क की बनाई हुई वस्तु आसानी से बहुत दूर स्थानों पे भी क्या हो जाते हैं? आसानी से पहुंच जाते हैं। जैसे आज ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है ना, घर बैठे हैं आप फ़ोन से अपने बुक कर देते हैं, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे, तमाम तरह के एप्लीकेशंस आ गए हैं। बुक कीजिए, 24 आवर्स में डिलीवरी आ जाएगा, 3 दिनों में आ जाएगा, 4 दिनों में आ जाएगा। उस प्रोडक्ट को आपको लेना है तो आपको बड़े बड़े कंपनियों में नहीं जाने की ज़रूरत है, बड़े शहर में घूमने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे जो है आप प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है और इस टेक्नोलॉजी से देश में लोगों को
रिलीफ मिला है, राहत मिला है। तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इससे जो है ग्लोबलाइजेशन और डेवलप होता है। देखिए, इन द रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट हैज बीन चेंज रैपिडली। तकनीकी क्षेत्र में जो है ना वर्तमान समय में तमाम तरह के परिवर्तन हुए हैं, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे दूरसंचार का माध्यम हो, चाहे आपका इंटरनेट का सिस्टम हो, ये जितनी भी व्यवस्थाएं डेवलप हुई है तो टेक्नोलॉजी की ही वजह से हुआ है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।